आज हम कक्षा 10 के द्वितीय सत्र परीक्षा के अर्थात 2022 में होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में तो मैं ये जो CBSE का जो प्रश्न पत्र है इस पर चर्चा कर रही हूँ, और इसके बाद जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं एक नया प्रश्न पत्र लेकर आऊँगी, उस पर चर्चा करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, और ये निर्देश सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़कर छोड़ने के लिए नहीं है, इन निर्देशों का पालन भी करना है। इसका पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं। ध्यान देना है कि 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। यहाँ ध्यान देंगे कि दिए गए निर्देशों का पालन, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में भी कुछ निर्देश दिए गए होंगे कि जैसे पहला प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न दिए गए होंगे और आपको 3 में से 2 करने हैं। तो आपको निर्देशों का पालन करना है कि 3 में से 2 ही करने हैं, तीनों प्रश्न नहीं करने हैं आपको। खंड ख में कुल 5 प्रश्न होंगे और उसमें भी इसी तरह से दिए गए निर्देशों का पालन आपने करना है। प्रश्न 5 जो है उसमें अगर 3 प्रश्न दिए गए हैं या 2 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें निर्देश दिया गया है कि केवल एक ही प्रश्न करना है, तो आप सिर्फ एक ही प्रश्न करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। इस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि कुल 8 प्रश्न होंगे, और जब आप अपना प्रश्न पत्र पूरा कर लेंगे तब आप उनको काउंट करेंगे, उन्हें गिनेंगे कि आपने 8 प्रश्न किए हैं या नहीं किए हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर लिख दीजिए। आप कोशिश करेंगे कि जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उन्हें क्रमानुसार करें, 1 से 8 की संख्या में ही करें। और अगर बीच में आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसके लिए आप 2-4 लाइनें, 6 लाइनें छोड़ सकते हैं। और ये ध्यान देंगे कि खंड क के प्रश्नों के उत्तर आप खंड क में ही देंगे और खंड ख के प्रश्नों के उत्तर खंड ख में ही देंगे। खंड ख के क में नहीं देंगे और क के ख में नहीं देंगे। पहला प्रश्न था, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। अब पर्वत प्रदेश में कविता आपने पढ़ी है और उसमें आपको पता है कि पर्वत तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। अब अपना प्रतिबिंब देखने के बाद उसके मन में जो मनोभाव उभर रहे हैं, उन मनोभावों को आपने स्पष्ट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये सोचिए कि कक्षा में अध्यापिका ने कविता के बारे में आपको क्या विशेष बात बताई थी। तो वह विशेष बात यह है कि पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप सबको याद होगा मानवीकरण अलंकार। और आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि प्रश्न आपको नहीं आता। पूरे प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए गए हैं वे सभी आपके पाठ्यक्रम में से हैं और पूरा पाठ्यक्रम आपके शिक्षकों ने आपको करवाया है। अब आप सोचें कि जब आप अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव उभरते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पर्वत हैं और आप अपना प्रतिबिंब तालाब रूपी दर्पण में देख रहे हैं, और आप सबने पढ़ा है कि पर्वत के ऊपर हजारों फूल खिले हुए हैं। उन हजारों फूल रूपी आँखों से पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा है। पर्वत का आकार बहुत बड़ा है, पर्वत दूर दूर तक फैला हुआ है, और पर्वत इस पर अपना गर्व अनुभव कर रहा है अपने आकार पर। बस यही भाव आपको अपने उत्तर में लिख देने हैं, और ये ध्यान रखना है कि प्रश्न का उत्तर अंकानुसार ही हो। इस प्रश्न का उत्तर आपने 2 अंक के हिसाब से ही देना है। अब इसका दूसरा भाग ख प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब आप इसमें परेशान ना हो सोचकर कि एक ही प्रश्न में एक कविता और एक पाठ के बारे में पूछ लिया गया है। कर चले हम फिदा कविता भी आपने पढ़ी है और कारतूस एकांकी भी आपने पढ़ी है। आप देखेंगे कि दोनों में ही मुख्य रूप से देशभक्ति का भाव है। कर चले हम फिदा कविता में सैनिक देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं और निडरता से दुश्मनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कारतूस एकांकी में वजीर अली अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेजों की बड़ी सेना का सामना निडरता से करता है, और इसके समर्थन में आपको अपना मत प्रस्तुत करना है। और अंत में आपको बताना है कि
कविता और एकांकी पाठकों के हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य की भावना को जागृत करती है। प्रश्न का उत्तर 2 अंक के हिसाब से ही लिखना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पूरी कविता पता है कि कविता में क्या है और कारतूस एकांकी में क्या है, हम पूरा लिख देते हैं, वो नहीं करना है आपको। प्रश्न का उत्तर 2 अंक के हिसाब से ही देना है। और इसका तीसरा प्रश्न है, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध करनी है। आपने कहानी नहीं लिखनी है, आपको कथन ये जो बात कही गई है कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था, इस कथन की सत्यता आपको सिद्ध करनी है कि ये कथन सत्य है। तो इसमें आपको ये बताना है कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य ही जो था वह अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखते हुए उत्तर को प्रश्न के साथ जोड़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना था, पूरा कथन आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद आप उस बताएंगे कि वजीर अली साहसी था, पराक्रमी था, वीर था और अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना चाहता था। अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए वह निडरता से कर्नल के खेमे में घुस गया और उससे 10 कारतूस भी हासिल कर लिए। उसके पास सिपाही बहुत कम थे, वह अपने कम सिपाहियों को लेकर ही अंग्रेज़ों की बड़ी सेना का मुकाबला करने का साहस रखता था। और आप यहाँ ध्यान देंगे कि प्रश्न 1 में 3 प्रश्न हैं, क, ख और ग। आपको इन तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, तीसरा प्रश्न आपने नहीं करना। प्रश्न 2, मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं है। सानी का अर्थ है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती। ज़रा ज़रा सी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी घेरे रहती है। अब प्रश्न नीचे दिया गया है। प्रश्न है कि इसका कारण क्या है। पहले आप ऊपर देखेंगे कि उसे सिर दर्द रहने लगा है काम की वजह से, नींद भी ठीक से नहीं आती और चिड़चिड़ापन होता है। इन समस्याओं का कारण क्या है, आपको कारण बताना है। तो पहला भाग जो है इस प्रश्न का कारण है। आगे देखते हैं। झेन की देन पाठ की सीख, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। दूसरा हिस्सा इस प्रश्न का ये है। अब तीसरा हिस्सा देखते हैं। स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। पहले कारण देखने हैं, कारण बताने हैं कि उसका कारण क्या है। फिर जो झेन की देन में जो सीख दी गई है वो बताना है कि मृगाक्षी के लिए सही है या नहीं, और उसके बाद अपने विचार प्रकट करने हैं। तो प्रश्न जो है 3 हिस्सों में है। सबसे पहले आप बताएंगे, झेन की देन में बताया गया है कि जापानी लोग जो हैं वे लगातार काम में लगे रहते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं और प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, अपने कार्य के स्तर को बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसी कारण उन्हें मानसिक बीमारियां होती हैं। मृगाक्षी को जो बीमारियां हैं, सिर में दर्द, नींद ठीक से नहीं आना, चिड़चिड़ापन और उदासी, ये सब भी इसी कारण से हैं कि वह अपने काम को जल्दी करना चाहती है, काम में दिन रात जुटी रहती है और कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। झेन की देन पाठ में सीख दी गई है कि जापानी लोग इन मानसिक रोगों को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण स्थान पर जाकर चाय पीते हैं, चा नो यू की पद्धति अपनाते हैं। वो यही झेन की देन है और यह आपको बताना है कि यह जो सीख हमें झेन की देन पाठ से मिलती है, यह मृगाक्षी के लिए बिल्कुल सही साबित हो सकती है। अगर मृगाक्षी दिन रात काम में ना जुटी रहे और दूसरी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में ना लगी रहे, सदैव काम में प्रयासरत ना रहे, तो उसके सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, नींद भी ठीक से आएगी, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा और उदासी भी नहीं घेरेगी और उसे शांति से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। भूत और वर्तमान के बारे में ना सोचकर उसे
वर्तमान में जीना चाहिए, केवल वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए उसे। तो यहाँ आपने अपने विचार भी व्यक्त कर दिए। प्रश्न 2 का ख पाठ, दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने के बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। प्रश्न नीचे पूछा गया है कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। पहले तो आपने इस पंक्ति की सार्थकता बतानी है और फिर वर्तमान समय में इसका औचित्य बताना है, औचित्य स्थापित करना है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ बताना है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे बीच में, हमारे विचारों में भी एकता बनी रहनी चाहिए ताकि हम तर्क वितर्क से दूर होकर मंजिल की ओर बढ़ते रहें। हमारी मनुष्यता का भाव अर्थात मनुष्य होने का भाव तभी सार्थक होगा जब हम अपने लक्ष्य तक सतर्कता पूर्वक चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें और उससे दूसरों का कल्याण करें। वर्तमान समय में संपूर्ण संसार में असहिष्णुता फैली हुई है। जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर दंगे फसाद बढ़ गए हैं। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कही हुई पंक्ति, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, वर्तमान समय में इस पंक्ति का पूर्ण औचित्य है। प्रश्न नंबर 3 पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन में से है। इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, क ख ग। आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर क, कल भी उनके यहाँ गया था लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह पंक्ति आप सबको याद आ गई होगी कि पाठ हरिहर काका में से ली गई है। अब नीचे प्रश्न दिया गया है, हरिहर काका की 15 बीघे ज़मीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऊपर वाली परिस्थिति को देखते हुए आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। लेखक और हरिहर काका के बीच आत्मीय संबंध थे। लंबे अंतराल के बाद जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया तो उसने बिना कुछ कहे सुने ही हरिहर काका के दुख को और उनकी मनः स्थिति को महसूस कर लिया था। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन थी और यह जो 15 बीघे जमीन थी उनके जी का जंजाल बन चुकी थी, क्योंकि सभी की नज़र उनकी ज़मीन पर थी। सभी उनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे और अपनी सी स्वार्थ पूर्ति के लिए काका के सगे भाइयों ने उन्हें पहले प्यार से समझाया। वे नहीं माने तो उनके साथ मार पिटाई की और तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए। और इसी तरह से ठाकुर बाड़ी के जो महंत थे वे भी उनकी ज़मीन प्राप्त करना चाहते थे और ज़मीन के लालच में उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करवाया, उन्हें मारा पीटा, हाथ पैर बांध दिए, उनके कोरे कागज़ पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका के भाई और महंत दोनों ने ही स्वार्थ के कारण हरिहर काका को नुकसान पहुंचाया। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हरिहर काका की जो 15 बीघे ज़मीन थी वही उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी थी। प्रश्न ख, लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों का काम पूरा करने की योजनाएं तैयार करते थे। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न सपनों के से दिन पाठ में से लिया गया है और पाठ में बताया गया है कि लेखक छुट्टियों का काम पूरा करने के लिए योजनाएं बनाता था। मास्टर जी उसे 200 सवाल देते थे और वह सोचता था कि वह 10 सवाल करेगा तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। काम वह करता नहीं था और जैसे जैसे छुट्टियां बीतती थी उसे डर सताने लगता था। फिर वह सोचता था 15 सवाल हम एक दिन में कर लेंगे, फिर सोचता है 20 कर लेंगे और धीरे धीरे इसी तरह छुट्टियां बीत जाती हैं। और छुट्टियां बीतने के बाद वह सोचता है कि काम ना किया जाए, मास्टरों की मार ही खा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो थी पाठ की बात कि पाठ में क्या बताया गया है। अब प्रश्न है कि क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं?
तो इसमें वैसे आप अपने विचार प्रकट करेंगे और कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि हमारी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल नहीं खाती, क्योंकि लेखक के समय में छुट्टियों के काम के अंक नहीं लगाए जाते थे, परंतु वर्तमान समय में छुट्टियों के काम के अंक भी लगाए जाते हैं, उनके अंक भी दिए जाते हैं। तो इसलिए हम विद्यार्थियों के लिए काम करना ज़रूरी है, तो हम अपनी छुट्टियों का काम करते हैं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप अपनी छुट्टियों का काम कैसे करते हैं। आप योजना बनाते हैं, एक दिन में इतना काम करेंगे, या छुट्टियों शुरू होते ही काम ख़त्म कर लेते हैं अपना कुछ ही दिनों में, या सोचते हैं कि जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली होंगी तो अंतिम सप्ताह में या अंतिम 8-10 दिनों में हम अपना काम पूरा कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने विचार प्रकट करेंगे। प्रश्न 3, वह तो जब डॉक्टर साहब की ज़मानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? इस प्रश्न के उत्तर में आपने पहले बताना है कि टोपी ज़हीन होने के बाद भी कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। उसके फेल होने की जो परिस्थितियां थी वह परिस्थितियां आपको बतानी। उसकी पारिवारिक परिस्थितियां जो है पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती थी। वह पढ़ने बैठता था तो उसके माँ और भाई उस काम में लगा देते थे, उसके भाई उसकी कॉपियां खराब कर देता था और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। और तीसरी बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह कक्षा में पास होकर दिखाएगा, इसलिए वह तीसरी बार पास हो गया था। अब यहाँ पर आपको अपने विचार, अपनी राय भी बतानी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती। अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हमें परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 अनुच्छेद लेखन है, 6 अंक का है और इसमें 150 शब्द लिखने हैं। 3 अनुच्छेद हैं, 3 विषय दिए गए हैं और इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लिखते समय आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो संकेत बिंदु दिए गए हैं, ये संकेत बिंदु आप उसमें अपने अनुच्छेद में सम्मिलित करें। अनुच्छेद केवल एक ही अनुच्छेद में हो। अनुच्छेद का मतलब सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद में कई अनुच्छेद नहीं लिखेंगे। प्रश्न 5 पत्र लेखन है, 5 अंक का, 120 शब्दों का है। शब्द काउंट नहीं करने हैं और इसमें आप ध्यान देंगे कि 2 विषय दिए गए हैं पत्र लेखन के और आपको दोनों में से कोई एक करना है। अथवा बीच में लिखा हुआ है, अथवा का अर्थ है या तो आप ये करें या ये करें। प्रश्न नंबर 6 सूचना तैयार करनी है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर का में यहाँ पर अथवा होना चाहिए। ये यहाँ पर अथवा है, अथवा का अर्थ है या तो आप ये करें या ये करें। और ये अंक हैं 2.5 मतलब 2.5 अंक का है। 50 शब्द हैं, 50 में 60 शब्द आप लिख सकते हैं और इसमें भी 2 विषय हैं, दोनों में से कोई एक विषय करना है। प्रश्न नंबर यह भी सूचना लेखन है, 50 शब्द और अंक यही हैं, 2.5 अंक का है ये और इसमें से या तो ये करें या ये करें। 7 विज्ञापन लिखना है 50 शब्दों में, 2.5 अंक का। अथवा दिया गया है या तो आप ये करेंगे या ये करेंगे। फिर प्रश्न नंबर भी यही है कि आपको विज्ञापन लिखना है 2.5 अंक का 50 शब्दों में और इसका भी विकल्प साथ में दिया गया है। अंतिम प्रश्न है लघु कथा लेखन, 5 अंक का, 120 शब्द। 120 में आप 150 शब्द कर सकते हैं और इसमें भी 2 विषय दिए गए हैं, परोपकार का परिणाम, अपूर्व संतोष। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपने लघु कथा लिखनी है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।